हाय स्टूडेंट्स, ये थर्ड ट्यूटोरियल पार्ट है सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी चैप्टर का। और इसके पहले हम ऑलरेडी जो प्राइमरी और सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर्स होते हैं उनको हम स्टडी कर चुके हैं, और जीडीपी के कंसेप्ट को भी हमने पिछले ट्यूटोरियल में क्लियर किया था कि किसी भी फाइनेंशियल ईयर में, मतलब किसी एक पार्टिकुलर ईयर में, हमारे यहाँ मार्च से मार्च चलता है पूरे देश के अंदर, चाहे वो प्राइमरी सेक्टर हो चाहे सेकेंडरी हो चाहे टर्सरी सेक्टर हो, उसमें जो भी प्रोडक्शन होता है गुड्स एंड सर्विसेज का, तो उनकी जो फाइनल वैल्यू होती है यानी मॉनेटरी वैल्यू, उसको सम अप करके हम जीडीपी के फिगर्स तक पहुंचते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी सकल घरेलू उत्पाद। और इस ट्यूटोरियल पार्ट में हम देखेंगे प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी सेक्टर्स का क्या कंट्रीब्यूशन है। हालांकि इस पे हमने थोड़ा सा जिक्र किया था पिछले पार्ट में भी, और किस प्रकार से जो टर्सरी सेक्टर है वो उसका कंट्रीब्यूशन बढ़ता चला जा रहा है, not only in India but in other parts of the world also. So let's start. Graph 1 shows the production of goods and services in the three sectors. तो तीन सेक्टर्स में जो भी प्रोडक्शन होता है यानी कि जीडीपी को शो कर रहा है ग्राफ, इसको हम अभी देखेंगे। दिस इज सोन फॉर 2 ईयर्स, ये 2 साल का दिखाई दे रहा है, और ये वीडियो बन रहा है तो उस वक्त जो भी हमारे पास ग्राफ अवेलेबल है बुक में वो हम शो कर रहे हैं। अगर आप ये किताब में डिफरेंट डेटाज हैं तो आप एडजस्ट करिए। 1973, 74 और 2013-14 तक का दिया गया है, मतलब दिस इज़ द रेंज ऑफ ईयर्स जिसके बीच का डेटा आपको मिलेगा। वी हैव यूज द डेटा फॉर दीज 2 ईयर्स, तो दो सालों को हमने लिया है बिकॉज द डेटा आर कंपेरेबल एंड एथेंटिक। देखिए, कंपेरेबल का मतलब होता है कि जहाँ पे हम कंपेरिजन कर सकें, थोड़ा सा डिफरेंस होना चाहिए ना, देन वी विल कंपेयर। और ऑथेंटिक का मतलब प्रमाणिक, रियल, जेन्युइन, विच इज़ नॉट फेक, जिस पे क्वेश्चन ना उठें, जिस डेटा पे, जिस चीज़ पे, तो वो जेन्युइन हो जाती है। यू कैन सी हाउ द टोटल प्रोडक्शन हैज़ ग्रोन ओवर द 40 ईयर्स। तो देखिए ग्राफ में चलते हैं हम, और अब यहाँ पे 1973-74 और ये 2013-14, तो बीच में 40 ईयर्स का गैप। और इसमें देखें तो जीडीपी में बहुत अंतर है, दिस मच ऑफ डिफरेंस। 1973-74 में इंडिया 5 लाख करोड़ की जीडीपी थी इंडिया में, यानी 5 लाख करोड़ की इकोनॉमी थी इंडिया। और आज 2013-14 में ये जो ग्राफ के अनुसार इंडिया धीरे धीरे 60 लाख करोड़ की इकोनॉमी तक बढ़ने की कोशिश कर रहा है, और हो भी जाएगा। अभी बाई जीडीपी हम लगभग 2.8 समथिंग के ट्रिलियन इकोनॉमी है हम अभी इस वक्त, और 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी में हमें रिकग्नाइज़ किया जाता है। और ग्राफ में ये भी पता चल रहा है कि किस प्रकार से यहाँ पर ये जो स्लैब है ये ज़्यादा इसकी विड्थ है, इसका मतलब जो एग्रीकल्चर यानी कि ये प्राइमरी सेक्टर, इसका योगदान ज़्यादा था। और ये देखिए, और इसका योगदान तब भी ठीक था, ये इसका जो स्लैब है इसकी विड्थ काफ़ी कम है। तो जो हमारा सेकेंडरी सेक्टर था यानी जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी है, उसका कंट्रीब्यूशन कम था इस फिगर तक पहुँचने में। लेकिन अब देखिए स्थितियाँ बदल रही हैं, सिनेरियो इज चेंजिंग, और जो प्राइमरी सेक्टर है उसकी विड्थ इन दोनों की अपेक्षा कम है। तो प्राइमरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन कम हो रहा है, और देखिए ये इंक्रीज़ किया। सेकेंडरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन बढ़ा है अगर हम इसको देखें तो, और टर्सरी सेक्टर तो काफ़ी इंक्रीज कर गया है। सर्विसेज सेक्टर हमारा काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन रहता है, लेकिन ये जीडीपी में है, मतलब प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को हम देख रहे हैं। यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट अभी नहीं है, ये ग्राफ उसके लिए नहीं है। तो ये ग्राफ हमें बताता है कि धीरे धीरे जीडीपी इंडिया की बढ़ रही है, इकोनॉमी इंडिया की बढ़ रही है, और उसमें ये जो तीनों सेक्टर हैं उसमें कंपैरेटिवली द सर्विस सेक्टर एंड इंडस्ट्रियल सेक्टर्स आर इंक्रीजिंग, उनका कंट्रीब्यूशन बढ़ रहा है। और ये जो क्वेश्चन दिए गए इनको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। अब जैसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग सेक्टर 73-74 में, 1973-74 में, तो वो तो हो गया आपका प्राइमरी सेक्टर। उसके बाद विच इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग सेक्टर 2013-14, तो हो गया सर्विस सेक्टर। और कैन यू से विच सेक्टर हैज़ ग्रोन द मोस्ट ओवर 40 ईयर्स, तो सर्विस सेक्टर। और इसी प्रकार से आप जीडीपी, ये जो फिगर दी गई है इससे थोड़ा सा ज़्यादा है, मतलब 55 लाख करोड़ से ऊपर फिगर आपको मिलेगी। और उसके बाद यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है कि व्हाट कैन वी कंक्लूड फ्रॉम दिस ग्राफ। तो हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि समय के साथ साथ जो सेक्टर्स हैं उनकी इंपॉर्टेंस में चेंज आता है, और ये ग्राफ इसी को शो करता है कि एक समय ऐसा था जब प्राइमरी सेक्टर का काफ़ी कंट्रीब्यूशन था इकोनॉमी में इंडिया के, लेकिन अब धीरे धीरे इंडस्ट्रियल सेक्टर और सर्विस सेक्टर का यानी कि टर्सरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन बढ़ रहा है। दिस शोज द शिफ्ट इन द इम्पोर्टेंस और रोल ऑफ द सेक्टर्स इन कंट्रीब्यूटिंग टूवर्ड्स मेकिंग द इकोनॉमी ऑफ ए कंट्री। तो वो जो इम्पोर्टेंस बढ़ रही है और सर्विस सेक्टर का रोल बढ़ रहा है, तो उसके कारण क्या है? राइजिंग इंपॉर्टेंस ऑफ द टर्सरी सेक्टर इन प्रोडक्शन, तो उसको हम यहाँ पे लेंगे, वो भी धीरे धीरे कुछ पॉइंट्स में। ओवर द 40 ईयर्स between 73, 74, 2013, 14, while production in all the three sectors has increased, it has increased the most in the tertiary sector. Okay, as a result, in the year 2013-14, the tertiary sector has emerged as the largest producing sector in India, replacing the primary sector. tertiary sector ने primary sector को replace कर दिया, उसकी जगह ले रहा है। कंट्रीब्यूशन को देखें तो why the tertiary sector becoming so important, और हर चीज़ की वजह हमें ढूंढनी चाहिए, है ना। We are having scientific mind,
किसी ने कहा, हमने तुरंत एक्सेप्ट कर लिया? नो, लेट अस डिबेट, लेट अस थिंक ओवर इट कि क्या वो एक्सेप्ट करने के लायक है कि नहीं। तो रीज़न पता होने चाहिए ना, उसको ढूंढते हैं। देयर कुड बी सेवरल रीजन, कई रीजन। फर्स्ट, सबसे पहला रीजन, ओके, इन एनी कंट्री सेवरल सर्विसेज सच एज हॉस्पिटल्स हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, पोस्ट है, टेलीग्राफ सर्विसेज है, पुलिस स्टेशन हैं, कोर्ट्स हैं, विलेज एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसेज हैं, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस हैं। आप शहर में रहते हो तो आपके यहाँ पानी कौन सप्लाई करता है? सड़क की सफाई कौन करता है? ये सब म्यूनिसिपल्स का काम होता है। डिफेंस है, ट्रांसपोर्ट है, बैंक्स हैं, इंश्योरेंस कंपनीज़ हैं, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। दरअसल अगर हम देखें तो इसमें काफ़ी ज़्यादा जो है ना हमारी बेसिक सर्विसेज भी शामिल हैं, जो कि किसी देश में तो होनी है। और ये सब सर्विसेज हैं, जी हाँ, ये सर्विस सेक्टर के एग्जाम्पल हैं। दिस कैन बी कंसीडर्ड एट बेसिक सर्विसेज। यस, यहाँ दिया भी गया है, इन्हें हम बेसिक सर्विसेज कह सकते हैं, जिसकी हर एक को ज़रूरत होती है। इन अ डेवलपिंग कंट्री द गवर्नमेंट हैज़ टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द प्रोविजन ऑफ दीज सर्विसेज। और किसी भी कंट्री में अगर वो डेवलपिंग कंट्री है तो वहाँ पे गवर्नमेंट इसकी जिम्मेदारी लेती है। अब हमारे यहाँ डिफेंस है, या पुलिस स्टेशंस हैं, या टेलीग्राफ सर्विसेज हैं। अब तो टेलीग्राफ सर्विसेज ना के बराबर हैं। पोस्ट ऑफिसेज हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में गवर्नमेंट के भी होते हैं, प्राइवेट के भी होते हैं, हॉस्पिटल्स भी प्राइवेट के होते हैं, गवर्नमेंट के होते हैं, बैंक्स हैं, इंश्योरेंस कंपनीज़ हैं। तो अगर डेमोक्रेसी है तो गवर्नमेंट एक वेलफेयर गवर्नमेंट होती है, और वहाँ पे गवर्नमेंट कोशिश करती है कि हम इसे कम पैसों में और आम पब्लिक को उपलब्ध कराएं। तो एक तो पॉइंट ये हो गया कि भाई ये जो सर्विसेज हैं जनता को ज़रूरत होती है, तो इन इंपॉर्टेंट सर्विसेज की वजह से भी सर्विस सेक्टर बढ़ रहा है, क्योंकि अब इसकी रिक्वायरमेंट बढ़ चुकी है। एक समय था जब इतनी रिक्वायरमेंट नहीं थी। सेकंड, दूसरा पॉइंट, द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर इंडस्ट्री लीड्स टू द डेवलपमेंट ऑफ सर्विसेज। देखिए, अगर एग्रीकल्चर सेक्टर में और इंडस्ट्री सेक्टर में अगर डेवलपमेंट होता है तो सर्विसेज की रिक्वायरमेंट बढ़ती है। जैसे अगर गुड्स का प्रोडक्शन होगा तो ट्रांसपोर्ट की आवश्यकता पड़ेगी ना। अब उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाके बेचना है, सेलिंग करनी है, ट्रेड की आवश्यकता पड़ेगी, स्टोरेज की आवश्यकता पड़ेगी। तो निश्चित रूप से ये भी बढ़ेंगे, और ये सर्विस सेक्टर का मामला है। एज वी हैव ऑलरेडी सीन, ग्रेटर द डेवलपमेंट ऑफ द प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर, मोर वुड बी द डिमांड फॉर सच सर्विसेज। जितना ज़्यादा प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर में डेवलपमेंट होगा, उतना ही ज़्यादा सर्विस सेक्टर पे भी डिमांड का असर पड़ेगा। एक गांव में एक समय 500 लोग रहते थे, कोई स्कूल नहीं था। धीरे धीरे जनसंख्या बढ़ी, 1000 हो गए, स्कूल की आवश्यकता महसूस हुई, खोल दिया गया। फिर उसके बाद उस गांव में और डेवलपमेंट होता है, बगल से कोई सड़क का प्रोजेक्ट पास होता है, मार्केट में दुकानें बढ़ती हैं, कुछ गवर्नमेंट ऑफिसेस खुलते हैं। धीरे धीरे पता चला कि एक प्राइवेट संस्था ने भी आके अपना स्कूल खोल दिया। स्कूल खुल गया तो कॉपी किताब की दुकानें भी कुछ खुल जाएंगी, बच्चों को बैग चाहिए, ड्रेस चाहिए। यानी सिर्फ पॉपुलेशन इंक्रीज़ करने से कितना ज़्यादा असर और क्षेत्रों पे पड़ रहा है। तो प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर का डेवलपमेंट सर्विस सेक्टर को भी बढ़ाता है। थर्ड, एज इनकम लेवल्स राइज। अब जैसे जैसे इनकम बढ़ती है, अब देखिए किस प्रकार से सर्विस की डिमांड बढ़ती है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि जब लोगों की आय बढ़ेगी, उनकी जेब में ज़्यादा पैसा आएगा। सर्टेन सेक्शंस ऑफ पीपल, तो जो रिचर सेक्शंस, जो इनकी इनकम इन्हेंस हुई है, डिमांडिंग मैनी मोर सर्विसेज, अब उनको और सर्विसेज की डिमांड बढ़ जाएगी। जैसे ईटिंग आउट, बाहर जाके खाना, होटल में खाना, रेस्टोरेंट में खाना। टूरिज़्म, भाई घूमना भी है परिवार को लेके, अब पैसा है ना अपने पास। शॉपिंग, चलो कुछ खरीदारी करते हैं, अब तो पैसा है ना अपने पास। प्राइवेट हॉस्पिटल्स, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में 1 रुपये की पर्ची दी, अभी तक तो यही रेट चल रहा है, जाके दिखा दिया। और अगर आपके पास पैसा है तो कार में बैठोगे, जाओगे हॉस्पिटल में दिखाओगे, प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ाओगे। कौन प्राइमरी में सरकारी पढ़ाएगा? बेइज्जती भी महसूस होगी ना, अरे प्राइमरी में पढ़ रहा है आपका बच्चा, गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ता है। हाँ, एक बात है, 12th के बाद लोग गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन की तरफ भी भागते हैं। एनीवे, प्रोफेशनल ट्रेनिंग्स चाहिए, योगा सीखना है, जूडो कराटे सीखने हैं, कंप्यूटर सीखना है। इनकम बढ़ी तो इनकी भी डिमांड बढ़ गई। अब डिमांड बढ़ गई तो इनको प्रोवाइड करने वाले आगे आएंगे। टूरिज़्म सेक्टर बढ़ेगा, दुकानदारी ज़्यादा होगी, प्राइवेट हॉस्पिटल्स, होटल इंडस्ट्री बढ़ेगी। तो इस तरह से इनकम का असर पड़ता है। चौथा देखते हैं क्या है। ओवर द पास्ट डिकेड्स, यानी पिछले दशकों में, 10-10 साल का होता है डिकेड, सर्टेन न्यू सर्विसेज सच एज दोज, कुछ नई सर्विसेज आ गई, जैसे इन्फॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन है। आजकल तो इसी का युग हो गया भैया। प्रोग्राम्स, गेम्स, सॉफ्टवेयर्स हैव बिकम इंपॉर्टेंट एंड एसेंशियल। तो आज इनकी सर्विसेज की डिमांड बढ़ चुकी है। द प्रोडक्शन ऑफ दीज सर्विसेज हैज़ बीन राइजिंग रैपिडली। अब जैसे गूगल है, माइक्रोसॉफ्ट है, ये सब क्या है? सर्विस प्रोवाइडर्स हैं। हालांकि माइक्रोसॉफ्ट तो प्रोडक्ट भी बनाता है, लेकिन फिर भी वो सॉफ्टवेयर प्रोवाइडर है। आप उसका विंडोज़ यूज़ कर रहे हैं, मैं कर रहा हूँ, यूज़ कर रहा हूँ। तो विंडोज़ क्या है? उसका सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट है जिसका वो पैसा लेता है। इन चैप्टर 4 वी शैल सी एग्जांपल्स ऑफ दीज न्यू सर्विसेज। तो चैप्टर 4 में देखेंगे ना इनके नए एग्जांपल्स हम। तो आईटी सर्विसेज की भी डिमांड बढ़ी हुई है। इसके बाद है, हाउएवर यू मस्ट रिमेंबर दैट नॉट ऑल ऑफ द सर्विसेज सेक्टर इज ग्रोइंग इक्वली वेल। अब तो हमने देखी कौन कौन से हमने कारण देखे यहाँ पे। हमने एक पहला कारण ये देखा कि जो बेसिक सर्विसेज की रिक्वायरमेंट होती है उनको प्रोवाइड करने से
लोगों की समस्याएं हल होती हैं। सेकंड, हमने देखा कि अगर प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर डेवलप करेगा तो ऑटोमेटिकली उसका सर्विस सेक्टर पे असर पड़ेगा, सर्विस सेक्टर भी डेवलप करेगा। तीसरा, हमने इनकम को देखा। और चौथा, हमने देखा कि जो न्यू सर्विसेज IT सर्विसेज हैं, तो पहले हमने बेसिक सर्विसेज की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए सर्विस सेक्टर पे डिमांड बढ़ती है। इसके बाद हमने देखा कि प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर डेवलप करेंगे तो सर्विस सेक्टर बढ़ेगा, और इनकम बढ़ेगी तो सर्विस सेक्टर यानी सर्विस डिमांड बढ़ेगी, और जो न्यू सर्विसेज हैं उनकी डिमांड बढ़ रही है, IT सर्विसेज की, IT सॉल्यूशंस की डिमांड बढ़ रही है, तो सर्विस सेक्टर इंक्रीज कर रहा है। हाउएवर यू मस्ट रिमेंबर दैट नॉट ऑल ऑफ द सर्विसेज सेक्टर इज गोइंग इक्वली वेल। लेकिन अब सर्विस सेक्टर में हर सेक्टर यानी सर्विसेज प्रोवाइड करने वाली हर यूनिट इक्वली नहीं बढ़ रही है। सर्विस सेक्टर इन इंडिया एम्प्लॉयज मेनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ पीपल। अब चाहे सर्विस सेक्टर में भी तो लोग एम्प्लॉयड होंगे ना। अब स्कूल खुला है तो क्या उसमें टीचर नहीं होंगे? हॉस्पिटल खुला है तो क्या उसमें डॉक्टर्स नहीं होंगे, नर्सेज नहीं होंगी, उसमें और लोग नहीं होंगे? होंगे ना। मैनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ पीपल एम्प्लॉयड होते हैं। एट वन एंड देयर आर लिमिटेड नंबर ऑफ सर्विसेज। एक तरफ तो लिमिटेड नंबर ऑफ सर्विसेज हैं जिन्हें हाईली स्किल्ड और एजुकेटेड वर्कर्स चाहिए होते हैं, मतलब प्रोफेशनल चाहिए होते हैं। एट द अदर एंड देयर आर अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ वर्कर्स। और एक तरफ ऐसा भी हमें देखने को मिलता है कि बहुत ज़्यादा लोग एम्प्लॉयड होते हैं, वो भी सर्विस सेक्टर है। जैसे स्मॉल शॉपकीपर्स हैं, रिपेयर पर्सनस हैं, जूता ख़राब हो जाता है मोची के पास लेके जाते हो, है ना। ट्रांसपोर्ट है, बसेस पकड़ते हो तो ट्रांसपोर्ट में वर्क करने वाले पर्सनस होते हैं, एट्सेट्रा। तो ये भी तो हम हालांकि आगे चल के हम देखेंगे ऑर्गेनाइज अनऑर्गेनाइज सेक्टर में, तो ये भी सर्विस प्रोवाइडर्स हैं। मार्केट में जाते हो यानी कितनी दुकानें होती हैं, वहाँ पे बहुत ज़्यादा हाईली स्किल्ड वर्कर्स की आवश्यकता नहीं होती है। तो सर्विस सेक्टर में भी बहुत ही ज़्यादा हमें चेंज देखने को मिलता है कि कहीं पर हाई पेमेंट पे बहुत कम लोग काम कर रहे होते हैं, और कहीं पे जो ज़्यादातर देखने को मिलता है कि छोटे छोटे लोग सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, तो इकोनॉमी में हमें मिलते हैं, और इन्हीं लोगों से आपका ज़्यादा सामना होता है। नाई से बाल कटवा लेते हो, प्रेस वाले से प्रेस करवा लेते हो, सभी तो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं। सब्जी बेच रहे हैं लोग, वो कुछ उगाते नहीं है बल्कि ला के यहाँ से ख़रीदा वहाँ बेचा, तो ये हो गया। देयर आर वेरी लार्ज नंबर ऑफ वर्कर्स इंगेज्ड इन सच सर्विसेज। दिस पीपल बेयरली मैनेज टू अर्न अ लिविंग। इनकी इनकम बहुत ज़्यादा नहीं होती है। दे परफॉर्म दीज सर्विसेज बिकॉज नो अल्टरनेटिव अपॉर्चुनिटीज़ फॉर वर्क आर अवेलेबल। और वो लोग एक काम करने के लिए इसलिए मजबूर हैं क्योंकि उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं है, वो हाईली स्किल्ड भी नहीं है कि अच्छे खासे पैसे पर वो काम कर सकें, इसलिए वो अपनी जीविका चलाते हैं। दे अर्न देयर लिविंग, हैंस ओनली पार्ट ऑफ सेक्टर इज ग्रोइंग। तो सर्विस सेक्टर बढ़ने का मतलब ये नहीं कि सर्विस सेक्टर में लगे हुए हर एक व्यक्ति की हालत अच्छी होती चली जा रही है। ओनली पार्ट ऑफ दिस सेक्टर इज ग्रोइंग इन इंपॉर्टेंस। तो सर्विस सेक्टर बढ़ रहा है तो इसमें सर्विस सेक्टर में भी कुछ ही जो यूनिट्स हैं, कुछ ही इकाइयाँ हैं, कुछ ही पार्ट्स ज़्यादा डेवलप कर रहे हैं। अब जैसे मान लीजिए आपने, अब सब लोग IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को स्टडी करना चाहते हैं, इस उम्मीद से कि कल को गूगल है, माइक्रोसॉफ्ट हैं, अदर सर्विसेज हैं, प्रोवाइडर्स हैं, उनको हायर करेंगे अच्छे खासी पेमेंट पे। तो आप सर्विस सेक्टर में होते हुए भी अच्छी खासी पोजीशन पे होगे, लेकिन वहीं पे जब आप बाहर निकलते होगे, आते होगे, रास्ते में एक फल लगा के बेचता हुआ ठेला वाला मिल जाएगा, तो सर्विस सेक्टर में ही आएगा वो। लेकिन क्या उसकी हालत आप जैसी अच्छी है? नहीं है। वो फल इसलिए बेच रहा है क्योंकि उसके पास अल्टरनेटिव नहीं है, उसने अपना आप जैसा पढ़ा नहीं है, उसने वो इसी से काम चला ले रहा है। Hence, only a part of this sector is growing in importance. You shall read more about this in next section. तो जब हम अगला इसका सेक्शन पढ़ेंगे जिसमें हम एम्प्लॉयमेंट देखेंगे कहाँ पे ज़्यादा मिला हुआ है, तो हम स्टडी करेंगे। अच्छा, ये जो पार्ट है अगला कि वेयर आर मोस्ट ऑफ द पीपल एम्प्लॉयड, ये अगले ट्यूटोरियल पार्ट का हिस्सा होगा, तो हम यहीं पे ख़त्म करते हैं और वहाँ पर हम ये ग्राफ भी पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो ट्यूटोरियल। योर रीसर्च सेज यू गुड बाय टिल वी मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। स्टडी वेल एंड टेक केयर।